हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे आई एम अपलोडिंग अ वीडियो ऑफ रियल नंबर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज अपलोड कर रही हूँ। तो रियल नंबर्स क्लास 10th जिसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी है, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी की वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है रियल नंबर्स की। बट आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी से अलग होंगे। एक पेपर में आता है ना कि भाई कुछ क्वेश्चन जो है अदर देन एनसीईआरटी से भी आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। तो आज हम अदर वाले क्वेश्चन करेंगे। 7-8 क्वेश्चन, मतलब 9 या 10 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो 10 हो सकते हैं। शो दैट √3, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। स्टार्ट करने से पहले चलो बच्चों एक बात और याद आ गई। इससे जो है नेक्स्ट जो मेरी वीडियो अपलोड होने वाली है वो वाली होने वाली है जिसमें हम ये पहचान करेंगे ट्रिक से। विद इन सेकेंड्स हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम एचसीएफ का नहीं कर पाते हैं, बस हमें मैक्सिमम और मिनिमम से समझ में आता है। बट लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको मैक्सिमम बोला है तो आप एचसीएफ निकाल देंगे और मिनिमम बोला है तो आप एलसीएम निकाल देंगे। नहीं, ये कुछ डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर, जो हम क्वेश्चन पढ़ के और आपको मैं बहुत इजी ट्रिक से 1 सेकंड में बता दूंगी और आप भी 1 सेकंड में रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। अब नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। शो दैट √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। या तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा शो दैट द सम ऑफ, इसमें लिख देंगे सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से है, आपको क्वेश्चन कैसे करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट √3 प्लस √5 इज रेशनल। हम इसको रेशनल मानेंगे और मानते मानते अपने ही बात को हम जो है रॉन्ग प्रूव कर देंगे। जैसे आपने एनसीईआरटी में √2 को, √3 को या √5 को इरेशनल प्रूव करना सीखा है, सिमिलर तरीका है बट क्वेश्चन डिफरेंट है तो हल्की सी चीजें चेंज होंगी। तो अगर हमने इसको रैशनल माना है तो हम यहाँ पर एक विच इंप्लाइज का मार्क लगा के लिखेंगे √3 प्लस √5 जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, ए अपॉन बी की फॉर्म में। और यहाँ पर आपको वो लाइन लिख के आनी है जो आप हर बार लिख के आते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, जहां ए और बी जो है को प्राइम है। को प्राइम वो होते हैं बच्चों जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। बस ये लाइन तो सब में आपको लिखनी ही लिखनी है। अब इसके बाद आपको बच्चों क्या करना है, इस क्वेश्चन में से √3 एक साइड ले लेंगे और a अपॉन बी माइनस √5 एक साइड ले लेंगे। आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हो दोनों में से। लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे ना कभी कभी इस इक्वेशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं वेयर गिवन मतलब √5 इज इरेशनल। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को बढ़ा भी देते हैं। अगर क्वेश्चन को आगे इंक्रीज नहीं किया हुआ है, एक्सपेंड नहीं किया हुआ है, तो आपको किसी को भी, चाहे आप √5 को राइट पे लेकर चले जाएं, चाहे आप √3 को, लेकिन अगर स्पेशली यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई √5 इरेशनल है तो आप √5 को ही शिफ्ट करना। ये बात मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। आप कोई सा भी शिफ्ट कर सकते हो, बट जो यहाँ पर अगर स्पेशली दिया हुआ है तो फिर आप उसको ही शिफ्ट करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स को स्क्वायरिंग कर देंगे बच्चों तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर आ जाएगा एंड यहाँ पर a अपॉन बी माइनस √5 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर हम x माने, इसको अगर हम y माने तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सब बच्चों को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जो आप ए स्क्वायर से याद करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप कोई सा भी फॉर्मूले से समझ जाइए, चाहे ए में लिया हो चाहे हमने एक्स वाई में लिया हो, ठीक है बच्चों। अब हम इसको इससे फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो √3 है उसका स्क्वायर बच्चों क्या हो जाता है,
√3 का स्क्वायर हो जाता है √3 इंटू √3 यानी कि 3। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपका क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर आप इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे आप खोल देंगे, तो ये हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर -2 इंटू a/b √5। बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 इज इक्वल टू a²/b², या फिर आप ऐसे ब्रैकेट में भी रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये हो जाएगा 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर भी इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है। एंड -2ab √5। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और धीरे धीरे बच्चों हम क्या करेंगे, चीजों को हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, एक्सेप्ट दिस √5। √5 को राइट हैंड साइड पर ही रहने देंगे। बाकी जितनी भी ये सारी चीजें हैं, इन सबको धीरे धीरे हम क्या करेंगे बच्चों, इन सबको हम धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से शिफ्ट करना है, किस तरीके से शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए 3, मतलब इसको आगे लेके चलते हैं इधर, ठीक है। 3 माइनस 5 आ जाएगा। देखो ये प्लस का 5 है तो ये लेफ्ट पर आकर माइनस का हो जाएगा। ये a²b², ये प्लस के हैं तो इधर राइट पे आकर क्या, लेफ्ट पे आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर अभी आप कुछ देर के लिए -2a/b √5 को कुछ देर के लिए अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। बाकी थोड़ी देर के बाद ये 2a/b जो है इसको भी लेफ्ट पर लेके जाएंगे, लेकिन पहले लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया बच्चों, तो यहाँ क्या जाएगा -2 -a²/b² इज इक्वल टू -2ab √5। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा अपना, ये इस तरीके से जब कोई चीज माइनस हम कॉमन ले लेते हैं ना बच्चों, तो अंदर आके इस तरीके से प्लस लग जाता है। और यहाँ पर आपका वो ही रहा -2ab √5, 2a/b, और ये माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब आगे आपको जो करना है, ये जो 2a/b है ये वाला, इसको और आपको शिफ्ट करना है, इसको और आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करते हैं, कैसे करेंगे, जो ये पोर्शन है इसको आप कुछ नहीं छेड़ेंगे। आप अब क्या करेंगे, इसके बाद यहां से b को तो लेके जाएंगे ऊपर और 2a को लेके आएंगे नीचे, और बाकी जितना भी मैटर है उसको आप एज इट इज रखेंगे, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर रह गया आपका √5। b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो b चला गया यहाँ पर इस जगह, और 2a आ गया नीचे, और बाकी कुछ हमने नहीं छेड़ा है। अब देखो बच्चों, ये जो चीज है ये पूरी है रेशनल, ये पूरी क्या है रेशनल, और इधर क्या आ गया आपका इरेशनल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई दो नंबर जो आपस में इक्वल हैं, इक्वल का बीच में मार्क लगा है ना, जो आपस में इक्वल है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा, या तो दोनों इरेशनल होंगे या फिर दोनों रेशनल होंगे। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा के आएंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं आपको बोल देती हूँ। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज क्या लिखेंगे इम्पॉसिबल, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी जो एजम्पशन थी, और हमारी एजम्पशन क्या थी कि हमने इसको क्या माना था रेशनल, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर द गिवन नंबर √3 प्लस √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो एक बार रिवीजन मार लेते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की क्या करेंगे, इस तरीके से a/b की फॉर्म में लिखेंगे, फिर √5 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे और यहाँ पर रूट को खत्म करेंगे। इसको किसी तरीके से आप थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करिए। सॉल्व किया, आगे आगे सॉल्व किया, माइनस कॉमन ले लिया इसमें, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये 2a/b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये जो दो पोर्शन आए, एक को आपको इरेशनल लिखना है क्योंकि ये तो गिवन है, और नहीं भी है तो भी आपको लिखना है क्योंकि हमें पता है √5 इरेशनल होता है। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आएंगे। इस बात का ध्यान रखें, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करके आना है
√3 is irrational, √5 is irrational, therefore their sum is irrational. यही तो इन्होंने कहा है कि आप बताइए कि हाँ ये इरेशनल होता है या नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, बट ये नहीं है और थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज भी है। चेंज क्या है देखिए, एनसीईआरटी में जो यहाँ पर एक टर्म दी हुई होती है वो टर्म आपको यहाँ जरूर मिलती है, बट इस क्वेश्चन में आपको वो टर्म नहीं मिल रही है जिसको आप कॉमन लेते थे। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी है तो मैं इस क्वेश्चन को आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल करना सिखा रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको पहले कॉपी डाउन करना है एज इट इज 46 प्लस 23। अब जो ये आपका राइट हैंड साइड पे नंबर है बच्चों, ऐसा ही नंबर आपको मतलब जो इस टर्म में है ऐसा ही आपको इस टर्म में भी कहीं दिखना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म में। नहीं है तो समझ लीजिए आपको ये कहीं से ना कहीं से बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो मीन्स आपको कहीं से ये नंबर जरूर लाना है। और एग्जाम में आपको ऐसा मिल भी सकता है कि आपको जैसे बीच में ये प्लस का मार्क है तो ये एक टर्म होती है बच्चों, ये दूसरी टर्म होती है, आपको एक नंबर इनमें कॉमन जरूर मिलेगा। नहीं मिला है तो फिर आप किसी तरीके से कॉमन को यहाँ पर लेकर आओ। वो हम कैसे लेके आ सकते हैं, 3 का कुछ नहीं हो सकता, 5 का कुछ नहीं हो सकता, 13 का कुछ नहीं हो सकता, बट 46 का हो सकता है 2 into 23 प्लस 23, तो ऐसा है ही। अब देखो इस वाली पूरी एक लाइन में और इसमें एक चीज कॉमन आ गई है। बच्चों आपको ध्यान रखना है जितना भी सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको एक टर्म माना जाता है और इसको दूसरी टर्म माना जाता है। प्लस या माइनस अगर बीच में हो तो ये टर्म 2 हो जाती है, याद रखना ये टर्म 2 हो जाती है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया है, इन दोनों में 23 कॉमन आ गया है, तो जो कॉमन आ गया है उसको आप बाहर निकालें, बाकी सबको आप अंदर एज इट इज पुट करना है। और जो यहां से कॉमन आया है इसकी जगह आपको क्या लगाना है 1, इसकी जगह आपको क्या लगाना है 1। उसके बाद आप इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 23 इसको नहीं छेड़ना, ना इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, इसको आपको पूरे को सॉल्व करके रख देना है। इसको आप पहले बैठ के सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे एक और टर्म क्या आए। ये आपका आ जाएगा 391। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 391। अब आपको एग्जाम में बच्चों इसके आगे क्या करना है, बहुत सारे बच्चे इसके भी आगे फैक्टर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 391 के आगे फैक्टर निकालिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख कर आएंगे दिस हैज more than 2 factors, therefore it is composite number, therefore it is composite number। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ बच्चों नंबर जो है वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 2 नंबर ध्यान रखना है, कॉम्पोजिट और प्राइम। प्राइम वो होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और बस अपने टेबल में आते हैं। कॉम्पोजिट वो होते हैं जो 1 के टेबल में भी आते हैं, अपने टेबल में भी आते हैं और किसी और नंबर के भी 1-2 के नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, अब आप इस नंबर को देखिए, ये 23 के भी टेबल में आ सकता है, मतलब ये वाला नंबर, ये पूरा नंबर ही तो सॉल्व करके ये आया। ठीक है, अब इस नंबर के इस वाले नंबर का 23 भी फैक्टर है, 391 भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर है, फाइन। और ये खुद जितना है ये खुद भी फैक्टर है, तो कितने फैक्टर्स आ गए इसके, 1 2 3 एंड 4। तो यही बात लिखी है, दिस हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट। कोई भी नंबर आपको किसी भी भाषा में दिया हुआ है तो ये जो एक नंबर खुद है ये कितना बन गया, 2 3 6 6 4 24। तो ये जो नंबर है इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, इस वाले नंबर के इसके फैक्टर 24 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इसी बात को इसी तरीके से आप इसको समझेंगे कि ये खुद भी फैक्टर है अपना, इसका फैक्टर 23 भी है, 391 भी है और ये 1 भी है और ये खुद भी है, तो काफी सारे फैक्टर्स हो गए, देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट। ऐसे ही आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को करके आना है। और अगर कुछ कॉमन दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको जो मैंने 46 को ब्रेक डाउन किया है आपको वो भी ब्रेक डाउन करने की नीड
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है बच्चों, शो दैट √3 प्लस √5 का स्क्वायर, क्वेश्चन चेंज हो गया है, √3 प्लस √5 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। चलो जी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, लेट, वही काम करेंगे, लेट √3 प्लस √5 होल स्क्वायर is an irrational number, is a rational number। आपको लेना है a is a rational, आपको ऑपोजिट लेना है, ठीक है बच्चों, is a rational number। therefore √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर जो है वो बेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, a/b की फॉर्म में, है ना। और यहाँ पे वो लाइन जो अभी हमने लिखी थी वो तो आपको राइट डाउन करनी ही करनी है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप स्क्वायरिंग को यहाँ पर खोल देंगे, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू a/b। स्क्वायरिंग नहीं आएगा a/b, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो अभी सिर्फ हमने ये फॉर्मूले को यहाँ पर खोला है, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। अब जितना आपसे सॉल्व हो पा रहा है पहले आप सॉल्व करिए। अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√15। 2√15 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करिए, ये हो गया 8 प्लस 2√15 इज इक्वल टू a/b। अब बच्चों एक बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, 8 प्लस 2√15 को चेंज करके लिख देते हैं कि ये हो गया 10√15। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। जैसे कि आप 8 को 2x के साथ कभी ऐड नहीं कर सकते, अगर ये 8x होता तो ही आप 2x के साथ ऐड करेंगे, तो अगर ये 8√15 होता तो ही आप इसको 2√15 के साथ ऐड कर सकते थे। 8 अलग चीज है और √2√15 बिल्कुल अलग चीज है, तो ये दोनों डिफरेंट टर्म होती हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको आप 2√15 को तो आप ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, 2√15, और a/b के साथ आप माइनस में उधर लेकर चले जाएंगे 8। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है। आपको राइट हैंड साइड पर क्या लेके चला जाना है, राइट हैंड साइड पर आपको लेकर चले जाना है 8 को। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और इरेज कर लेती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करेंगे। जैसे 2√15 है, ये आपका हो जाएगा, इस कैसे लेते हैं इसको, एलसीएम ले लेते हैं b, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, b की 1 से मल्टीप्लाई की तो b, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की 1 के साथ की तो a एंड 8b। ठीक है, कैसे एलसीएम लेते हैं, पहले इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आगे से आप याद रखेंगे कि इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब इसको आपको थोड़ा सा और फर्दर करना है, 15 इज इक्वल टू a माइनस 8b अपॉन 2b। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ गया, इरेशनल, क्योंकि अंडर रूट की चीजें तो इरेशनल होती है जो सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे √4 है, √36 है, ये तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। भाई √4 का 2 आंसर होता है, √36 का 6 आंसर होता है, बट √15 का तो आंसर नहीं आ सकता। तो इस वजह से √15 क्या होता है, इरेशनल होता है, और ये क्या हो गया, रेशनल। ये क्या हो गया, रेशनल। तो फिर से आपको वही बात लिखनी है, दिस लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कुछ कुछ तो बात गड़बड़ है, या फिर विच इज नॉट पॉसिबल, ये भी आप लिख सकते हैं, विच इज इम्पॉसिबल, कुछ भी अपनी तरीके से इन 3 लैंग्वेजेस में से आप कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, इसको आपको नहीं करके आना है। और यहाँ पर लिखिए विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर आवर assumption, बस पूरी लाइन वही लिख के आनी है, आवर assumption इज रॉन्ग, हमारी assumption जो है रॉन्ग है। therefore दिस नंबर जो भी आपको गिवन है इज रेशनल, इज irrational। Okay, now let's start with another question. 3 bells toll at interval 12,
15 एंड 18 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, 3 बेल ने एक साथ स्टार्ट किया बजना और वो कितनी देर बाद बज रही है। जैसे कि ये 3 बेल है, ठीक है। ये जो टन की आवाज करती है 12 मिनट बाद करती है, ये टन की आवाज करती है 15 मिनट बाद, और ये जो टन की आवाज करती है ये करती है 18। इसी तरीके जब वो दोबारा से बोलेगी ये 24, ये 30, और ये क्या कहते हैं, 8 3 जा क्या होता है बच्चों, 8 2 जा 36, ठीक है। इसी तरीके जो थर्ड टाइम होगा, ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ठीक है, 15 3 जा 45, ऐसे चलते जाएंगे। इस तरीके से टेबल आप आगे पढ़ते जाएंगे तो एक टेबल ऐसा आएगा जहां पर ये सारे के सारे वैल्यूज सेम आएंगे। अगर आप 12 का टेबल पढ़े, 15 का टेबल पढ़े या 18 का टेबल पढ़े, कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो इन सब में सेम होगी आप, ठीक है। तो इस तरीके उस जगह जाकर उस सेम वैल्यू पर जाकर तीनों बेल एक साथ बजती हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, ये वाली जो बेल है ये 12-12 मिनट की देरी पर बज रही है, ये जो बेल है ये 15-15 मिनट्स की देरी पे बज रही है, और ये जो है ये 18-18 मिनट्स की देरी पे बज रही है। लेकिन एक टाइम तीनों के टेबल में ऐसा आ जाएगा, एक वैल्यू तीनों के टेबल में ऐसी आ जाएगी कि जो सेम होगी, यानी कि उस टाइम पर ये तीनों एक साथ बेल बजेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं, देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है। जब हम टेबल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा वैल्यू आएगी, कोई ना कोई मोर वैल्यू आएगी भैया, 24 36 48 हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो जब भी हमें पता है कि टाइम जो है वो ज्यादा ही लगने वाला है, ऐसा तो नहीं है 12 मिनट से पहले ही सारी बच जाएंगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब हमें ये पता होता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज आएगी, यानी कि बड़ी चीज आएगी, तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। या तो ये बात आप ध्यान रखें, या फिर इतना जरूर ध्यान रखें कि वो टाइम हमेशा जो है इंक्रीजिंग होता है, आगे बढ़ता रहता है, तो टाइम वाले सभी क्वेश्चंस में एलसीएम निकालना होता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा कि ये तीनों बेल एक साथ किस किस टाइम पर बजेंगी, उसके लिए आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए पहले तो आप गिवन वगैरह जो भी होगा आप दे देंगे कि गिवन 1 बेल, ठीक है, या फिर 1 बेल कितने में, फर्स्ट बेल ट्रोल्स एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स। इसी तरीके से आप सेकंड बेल के बारे में भी लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड आ गया, और इसी तरीके से आप थर्ड बेल के बारे में भी राइट डाउन कर देंगे। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है, वी विल फाइंड LCM। हम क्या फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पर 12 का 15 का एंड 18 का बच्चों LCM फाइंड कर देना। तो 2 6 जा 12, और यहाँ पर 15 ऐसे ही रहेगा, 2 9 जा 18, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6, 15 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और यहाँ पर फिर आपका फिर से 5 या 3 आप कुछ भी ले लीजिए, पहले आप 3 से ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से 3 से किया, तो यहाँ 1 ऐसे ही, यहाँ पर 5 ऐसे ही, और यहाँ पर 1 जा, और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा 5। तो अगर हम एलसीएम निकालें बच्चों, एलसीएम निकालें, तो अगर हमारा एलसीएम क्या आ जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 180 मिनट्स। क्या आ जाएगा, 180 मिनट्स। अब ये जो 180 मिनट्स है, यानी कि अगर आप इसको कन्वर्ट करें, पहले तो आपको देखना है कि क्या ये 180 तीनों के टेबल में आता है। तो यस, ये तीनों के टेबल में आता है, यानी कि ये जो तीनों बेल हैं एक साथ 180 मिनट्स के बाद रिंग करेंगी, 180 मिनट्स के बाद रिंग करेंगे। और 180 मिनट्स को आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं आर में। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 180 अपॉन 60 कर दोगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यानी कि 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स के बाद ये सारी की सारी बेल एक साथ रिंग करेंगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है, इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, ये कह रहे हैं इसका जो भी आपने LCM निकाला दोनों का, HCF सॉरी,
और वो जो है आपने इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया तो आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम सिंपली क्या निकाल लेंगे, इसका HCF। HCF आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको लॉन्ग डिवीजन, शॉर्ट डिवीजन, जो भी कुछ होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह, इनसे करना है। तो आपने इसका HCF पहले आपको निकाल लेना है। तो HCF ऑफ 140 एंड 180 इज, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं पहले इसका HCF निकालने के लिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मेथड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या जाएगा 144, इसको हमने यहाँ पर किया, ये 144 है, इसको यहाँ पर किया, यहाँ पर 6 आ गया बच्चों। यहाँ पर क्या बचा, 7 में से 4 गया 3। अगर हम इसको और करते हैं 140 को, ये आ जाएगा 3 जा 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर हमने किया 36, तो यहाँ पर आ गया 1। ये तो आपको मेथड आता है ना, देखो इस मेथड को भी आप कर सकते हैं, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। बस जो हमारा रिमाइंडर आता जाता है उसके अंदर हम जो क्या कहते हैं डिवाइजर होता है उसको अंदर रखते जाते हैं। ये आ गया 2, यहाँ पर आ गया 4, इस 4 को जो रिमाइंडर आया इस 32 को हम वापस इसको कॉपी कर लेते हैं, तो 4 8 जा 32, ये आपका आ गया HCF 4। ऐसे मानते हैं कि ये HCF 4 आ गया, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अब जो बच्चों यहाँ पर HCF आया वो देखो कितना है 4, और इन्होंने कहा है कि ये जो HCF है ये हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो HCF को आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इस फॉर्म में। अब यहाँ से आप रीअरेंज करके और इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कितना आ गया 3, और ये क्या हो गया 13m, और m यहाँ से कितना आ गया 7/13। तो ये आपकी m की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, जो आपको एग्जाम में इस तरीके से करके आने हैं क्वेश्चंस। Now the next question is the number 9n cannot end with 0. 9 raised to the power n cannot end with 0. इसके साथ एक और लाइन लिखी आएगी where n is any natural number, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली कुछ स्टेप्स तैयार करने हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि 9 की हम कितने भी पावर कर दें, मतलब 9 की हो सकता है 3 पावर कर दे, 4 पावर कर दे, तो जो आंसर आएगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्वेश्चन का मतलब ये होता है, सभी जगह पर सिर्फ पढ़ा दिया जाता है कि इस स्टेप्स में कर लो, लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये होता है कि 9 की कितनी भी पावर हो, 10 20 50 4 5 कितनी भी पावर हो, जो उसको सॉल्व करके आएगा इट कैन नॉट एंड विद 0, हमें ये शो करना है, ठीक है, कि भाई जो आंसर आ रहा है उसके पीछे 0 तो कभी नहीं आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को किस स्टेप्स में करना है, देखो बच्चों, जिन भी नंबर्स के पीछे 0 आता है, चाहे वो 20 हो, 180 हो, 750 हो, कुछ भी हो, जिनके पीछे 0 आता है, ये तो श्योर है कि उनका एक फैक्टर जो है 5 जरूर होना चाहिए। सबको पता है कि 0 वाले नंबर 5 के टेबल में आते हैं। तो मतलब अगर ये नंबर अगर 0 से एंड करना हुआ, अगर कभी हुआ, तो यानी कि इसका एक फैक्टर जो है क्या होना चाहिए, 5 जरूर होना चाहिए। बट इसका फैक्टर तो 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 है, तो कभी भी क्या फैक्टर आ रहा है 5? नहीं आ रहा है। तो अब इस बात को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है कि भाई ये नंबर कभी भी एंड से, तो इसका मतलब 0 एंड में कभी नहीं आएगा, और 5 इसका फैक्टर कभी हो ही नहीं सकता। कुल मिला के हमें ये सब बातें यहाँ पर बतानी है कि अगर 0 से एंड होता तो 5 जरूर इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब हम फैक्टर ही निकाल के इसको दिखा देते हैं कि भाई जब फैक्टर में कहीं 5 आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब नंबर 0 आ ही नहीं सकता है पीछे। बट लिखने का क्या तरीका है, आपको लिखने का बेसिकली आना चाहिए बहुत सिंपल स्टेप में। इफ 9 raised to the power n is to end with 0, कि अगर इसे कभी 0 से एंड करना हुआ देन 5 must be one of its फैक्टर्स, यानी कि इसका जो है एक ना एक फैक्टर जो होगा वो 5 जरूर होगा। नाउ फैक्टर्स ऑफ 9 आर 3 इंटू 3। भाई फैक्टर जो है 9 के क्या होते हैं, 3 इंटू 3। तो फैक्टर्स ऑफ देयरफॉर कर देंगे, फैक्टर्स ऑफ 9 रेज़ टू द पावर n आर 3 इंटू 3 पावर n, यानी कि आप कितनी भी बार 9 लगा लो, कितनी भी बार 9 यूज कर लो,
फैक्टर तो हर बार 3 इंटू 3 ही रहेंगे। सो बाय, बस ये लाइन आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, ये कुछ स्टेप हैं और ये लाइन बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर यूनिक। इसका मतलब है कि भाई फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग फैक्टर जो होते हैं किसी भी नंबर के वो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब अगर इसके फैक्टर एक ना एक बार 3 इंटू 3 है तो हमेशा जिंदगी भर 3 इंटू 3 ही रहेंगे, कभी भी कोई 5 जैसी चीज इसमें आकर नहीं घुस सकती। ठीक है, सो 5 कैन नॉट बी इट्स फैक्टर। 5 इसका फैक्टर कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके फैक्टर तो हमेशा 3 इंटू 3 रहेंगे। सो 5 कैन नॉट बी इट्स फैक्टर, देयरफॉर 9 रेज टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0। बस इतने सिंपल स्टेप्स में इस क्वेश्चन को करना है कि अगर 9 को कभी 0 से एंड करना होता तो उसका एक फैक्टर 5 जरूर होता। ठीक है, यहाँ तक आ गया कि उसका एक फैक्टर क्या होता है, 5 जरूर होता। नाउ फैक्टर ऑफ 9 आर 3 इंटू 3, सो फैक्टर ऑफ 9 रेज टू द पावर आर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर n। और बस ये लाइन आपको याद करनी है और उसके बाद ये जरा सा मेंशन करना है। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर्स का 2 नंबर्स के जो क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट कर देंगे इतने से स्टेप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इस तरीके के, ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आई हूँ जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू आपको बताना है क्या है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज इतना। इसका मतलब है अगर 2520 के मैं फैक्टर्स करूं और उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो बताओ पी और क्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर्स ही कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 2520 आर, चलो जी फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले 2520 के 2520 के हम 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 0। ठीक है बच्चों, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4 आ गया, 1 यहाँ पर चला गया, 2 6 जा 12 और 0। अब फिर से 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 0 और 2 3 जा 6 और यहाँ पर कितना आ गया 0। फिर से अभी 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया। आगे समझ में, 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 1 यहाँ पर चला गया। ठीक है, इधर 10 के पास 0 के पास तो 2 5 जा 10। अब ये किससे हो सकता है, ये 3 से भी हो सकता है और ये 5 से भी हो सकता है। मुझे 5 इजी लग रहा है तो पहले मैं 5 करूंगी, मुझे 5 इजी लग रहा है तो पहले मैं 5 करूंगी। 5 से 5 6 जा 30, यहाँ पर 1 आ गया, 5 3 जा 15। अब मैं 3 से करूंगी, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अभी भी मुझे 3 से इजी लग रहा है, 3 7 जा 21 और लास्ट में 7 1 जा 7। तो फैक्टर्स जो आपके आ गए, ठीक है, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। फैक्टर्स जो आपके आ गए वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये फैक्टर्स आ गए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर एक बच्चों मिसिंग होगा नंबर, ठीक है, यहाँ पर 5 भी कहीं पर आप लगा लीजिए, ये एक नंबर मिसिंग है, यहाँ पर 5 भी जरूर होगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन में अब हम जो है इसको बच्चों इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, यहाँ पर भी 2 की पावर कितनी आ गई, 3। यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो गई, 2। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, p। यहाँ पर अकेला 5 है, ऊपर 5 नहीं है, 5 की जगह क्या है, q। ठीक है, और ये 7, वो मैं 5 को ही मिस कर रही थी कि भाई 5 नहीं है ऊपर। अब कंपेयर बाय, अब आप इसमें लिखेंगे कंपेयर बाय 2 की पावर 3, 3 की पावर q, 3 की पावर p इंटू q और इंटू 7। जब हम इससे कंपेयर करते हैं बच्चों तो देखो ये जो p है, p किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 3 के ऊपर क्या है, p और यहाँ पर 3 के ऊपर क्या है, 2।
क्यू की जगह यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, क्यू की जगह यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो क्यू क्या हो गया 5। तो इस तरीके से आपकी पी और क्यू की वैल्यू आ जाएंगी। एक बार फिर से समझते हैं, जो भी नंबर आपको दिया हुआ होगा पहले आप उसके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। उन फैक्टर्स को बिल्कुल उस फॉर्म में अरेंज करेंगे जिस फॉर्म में आपको कोई नंबर दिया हुआ है, या मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन दी हुई है, और उस एक्सप्रेशन से आप कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया, तो आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पी यहाँ से क्या जाएगा 2, क्यू यहाँ से क्या जाएगा 5 और यहाँ से 7 एज इट इज। तो पी और क्यू की आपकी वैल्यू बहुत आसान तरीके से आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। इसका जो रेसिप्रोकल है वो एक इरेशनल नंबर है। आपको एनसीईआरटी में दिया है कि आपको ये बताना है कि 3 + 2√2 इरेशनल है, बट क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी कभी बिल्कुल अलग से आ जाता है, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको इसके रेसिप्रोकल को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका रेसिप्रोकल ढूंढना होगा। रेसिप्रोकल कैसे ढूंढते हैं, चलो आइए देखते हैं। रेसिप्रोकल कैसे ढूंढना है, पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को लेना है गिवन नंबर। गिवन नंबर जो है वो आपका बच्चों वो है 3 + 2√2। ठीक है, जो इसका रेसिप्रोकल होगा बच्चों, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 1/3 + 2√2। 1/3 + 2√2। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चों, आपको बिल्कुल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन की तरह करना है। लेट अस assume let us assume that reciprocal of 3 + 2√2 is rational। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि चलो हम सोच रहे हैं कि हम इसको, जो इसका रेसिप्रोकल है, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है आपने तो मांगा है कि वो इरेशनल है, बट हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि चलो इरेशनल नहीं है रेशनल है, और हम अपनी ही बात को धीरे 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 रॉन्ग प्रूव कर देंगे। तो यानी कि जो हमने माना था वो गलत माना था। अब लेकिन इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बहुत ध्यान से दिखेंगे। लेट अस अज्यूम that reciprocal of 3 + 2√2 is rational। मतलब रेसिप्रोकल हम अभी निकाल के बैठे हैं, मतलब this is rational। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो रेशनल हुआ हमारे अकॉर्डिंग। अभी हमने ये माना है, अगर ये रेशनल है तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P/Q। भाई ये किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में। तो 1/3 + 2√2 जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए P/Q की फॉर्म में। सही बात है ना, हमने रेशनल माना है तो ये किस फॉर्म में आना है, P/Q की फॉर्म में। और यहाँ पर आपको वो लाइन जरूर लिख के आनी है पेपर में, वेयर P and Q आर कोप्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इन्होंने कहा था कि हमें रेसिप्रोकल को शो करना है कि वो इरेशनल है, तो हम रेसिप्रोकल को ही मान के चलेंगे बच्चों कि वो रेशनल है। समझ में आ गई। अब इसको आगे आप सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर देंगे और √2 को सेपरेट कर लेंगे। रीअरेंज कैसे होता है देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने रीअरेंज किया, Q आ गया आपका 1 के पास, ठीक है, Q आ गया आपके 1 के पास, P आपका वही रहा ऐसे ही, और P के साथ आपने क्या कर लिया, 3 + 2√2 को आप लेके चले गए मल्टीप्लीकेशन में। आ गई बात समझे। अब Q के नीचे आप लेके आ जाएंगे P को, Q के नीचे आप क्या लेके आ जाएंगे, P को, और 3 + 2√2 को आप ऐसे ही रहने देंगे। आ गई बात समझ में। इसको अभी आगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। Q/P माइनस में हम क्या ले जाएंगे 3, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 2√2। आगे बात समझ में, यहाँ पर क्या रह जाएगा 2√2। अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करो। यहाँ पर आपको मैंने एलसीएम लेना सिखाया था, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर P एज इट इज, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं Q की 1 के साथ और 3 की P के साथ, और यहाँ रह गया 2√2। क्या रह गया 2√2। अब √2 को आप ऐसे ही रखेंगे, और Q - 3P, यहाँ पर स्पेस नहीं है,
उसके नीचे आपको क्या लेके आ जाना है 2p के साथ। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया रेशनल, ये क्या हो गया रेशनल, और ये क्या हो गया इरेशनल, ये क्या हो गया इरेशनल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर रैशनल हुआ और राइट हैंड साइड पर इरेशनल है? बस ऐसा आते ही आपको, जो मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में एक लाइन बताई थी, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर जो गिवन नंबर है, मतलब जिसको आपने मांगा है, इट इज इरेशनल, हमने रैशनल माना था, हमारी बात आ गई गलत, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। इस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करके आना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, देखो बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने इसको ऑलरेडी करके रख दिया है, बस मैं आपको फटाफट इसको समझा दूंगी, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। इन्होंने क्या बोला है, किसी भी दो नंबर्स का भी नंबर नहीं पता है, किन्हीं भी दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना टाइम्स है, 14 टाइम्स। तो हमने यही लिखा है कि एलसीएम जो है किसी भी दो नंबर्स का, वो एचसीएफ के कितने हैं, 14 टाइम्स। पहली बात तो हमने ये लिख ली। दूसरी बात इन्होंने बोली है एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 600 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 600 है। अब एक नंबर तो उन्होंने दिया हुआ है, वन नंबर इज इतना, फाइंड द अदर, ठीक है, दूसरा नंबर आपको निकाल लेना है। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये ध्यान रखना है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल स्टेप्स है इसके, बहुत आराम से हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखिए एचसीएफ हमने माना है कितना, ठीक है, हमने माना है कि एचसीएफ जो है भाई वो एच है, एचसीएफ जो एच है। अब 14 की अगर एच के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो वो हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा कि हमने 14 की कर दी है एच के साथ मल्टीप्लाई, मतलब जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना है, 14 टाइम्स है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सभी बच्चों को एक फॉर्मूला पता होता है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने क्या माना है कि एक नंबर तो 280 आपने दे रखा है और दूसरा नंबर हमने x मान लिया है, तो HCF और LCM की हमने करी मल्टीप्लाई। HCF हमने माना था h, LCM हमारा था 14h, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की और वो आई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर। अब इसको हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 14h स्क्वायर, ठीक है, 14h स्क्वायर, क्योंकि देखो 2h है ना, तो 14h स्क्वायर इज इक्वल टू 280x। आगे ना बात, 14h स्क्वायर इज इक्वल टू 280x। अब इसको यहीं पे नंबर 1 डाल के आपको छोड़ देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर आपने नंबर डाल के छोड़ देना है, क्योंकि आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जगह h है, एक जगह x है, दोनों ही अननोन चीजें हैं। तो अब हम दूसरी चीज का यूज करेंगे। दूसरी चीज इन्होंने बच्चों क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो सम है HCF का और LCM का वो 600 है, दे रखा है ना। तो HCF का और LCM का जो सम है, यानी कि HCF की जगह हमने क्या रखा है h, और LCM की जगह हमने क्या रखा 14h, इन दोनों का सम जो है कितना है बच्चों, 600 है। बहुत आराम से स्टेप वाइज इसको करते चलेंगे। पहले प्रोडक्ट के फॉर्मूले से कर लेंगे, मतलब जो एक फॉर्मूला हमें तैयार है, और उसके बाद जो गिवन मटेरियल है, यहाँ से 15h जो है वो आपका आ जाएगा 600, क्या आ जाएगा 600। यहाँ से h जो है आप 600 के नीचे यहाँ से क्या ले जाएंगे, 15 अपॉन में, तो h आपका क्या आ जाएगा 40। अब ये जो दो चीजें हमारे पास अननोन थी इस वाली इक्वेशन में, दो चीजें जो हमारे पास नहीं थी उसमें से हमें h तो मिल गया, अब उस h को हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट h इज इक्वल टू 40, मतलब जो 40 हमारा आया है वो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो 14, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 14h स्क्वायर, यहाँ पर थी ना 14h स्क्वायर, तो 14h स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 280x, इस वाली इक्वेशन में एज इट इज पुट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब हमने पुट करके आगे सॉल्व करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे सॉल्व करके हमारा जो अदर नंबर है वो क्या आ जाएगा बच्चों, 80 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, और इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो आपका 80 आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको करा देती हूँ। एक बार और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपको जो गिवन है, आपको गिवन है एलसीएम जो है वो एचसीएफ के 14 टाइम्स है, तो एचसीएफ आपको ने क्या माना है, एचसीएफ आपने एच मान लिया है
और एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है 14 टाइम्स। अब हमें एक फॉर्मूला पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के होता है, मतलब जिस नंबर के एचसीएफ की और एलसीएम की आप बात कर रहे हैं। एक नंबर आपको एग्जाम में गिवन है 280, अनदर को आपने क्या माना है सेकंड नंबर को x। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई हो गई वो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ये आपका हो गया 14h² इज इक्वल टू 280x। और इसको आपको क्या करना है, वन इक्वेशन डाल के छोड़ देना है। अब आपको पहले किसी भी तरीके से h आपको निकाल लेना है, ठीक है, या तो x निकले x तो निकलने वाला नहीं है इतना इजीली, क्योंकि इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। h हमें कहीं से ना कहीं से मिलेगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का जो इन्होंने सम दे रखा है बच्चों वो 600 दे रखा है। अब एलसीएम देखो आपने किसको माना था, एलसीएम आपने 14h माना था और एचसीएफ आपने h माना था, तो दोनों का सम कितना आ गया 600। ये मिलके कितना हो जाता है 15h, 15h मिलके कितना हो गया 600। यहाँ से आप 600 के नीचे 15 ले जाके सॉल्व कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा 40 आपका, ये ठीक है, ये डिवाइड का मार्क समझिए आप यहाँ पे, मतलब 15 नीचे गया है, यहाँ पर आपका आ गया 40। अब ये 40 आपको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, 14 इंटू 40 का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर इस वाले टर्म में रखा इज इक्वल टू 280x। बस यहाँ से सॉल्व कर लिया, 40 का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों, एग्जाम में आपको 40 इंटू 40 ध्यान रखना है 1600। बहुत जल्दी में बच्चे इसको 800 करके आते हैं, मैक्सिमम बच्चा जल्दी में इसको 800 करके आता है और आंसर गलत आ जाता है। यहाँ पर इसको आगे, ये नहीं कि आपको पता नहीं है, ये थोड़ा हरी में हो जाता है कि हम थोड़ा सा जल्दी हरीडली हम वर्क करते हैं, तो ये एकदम से 8 बन जाता है 4 टू साइड। तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है स्क्वायरिंग्स को। यहाँ से आपका x आ गया 80। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। बच्चों मैंने ट्राई किया है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको कराऊं। और अब जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आने वाली है, जैसे कि मैंने बताया था, एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो आएगी, एचसीएफ और एलसीएम की, जिसमें आपको पहचान करनी है कैसे एचसीएफ निकालना है, और मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा, समझे ना। मैक्सिमम और मिनिमम से नहीं समझाएंगे इसको प्रॉपरली, कि किस तरीके से हमें वर्ड प्रॉब्लम को देख के एकदम पता चल जाए कि एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर, और फ्रेंड्स को भी वीडियो ये वाली शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। अपने जो भी आपके फास्ट फ्रेंड्स हैं, जिनकी भी आप हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, तो उनको शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वाली वीडियो का भी एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और शेयर करेंगे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे हम क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए लेके आ सके। थैंक यू सो मच।